सो हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक सीरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ से, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकवरीज, ये सब सारा चीज़ देखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से उसको स्टार्टिंग से समझाया गया है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो ये सेकेंड वीडियो हो जाएगा, फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा अपना इकोनॉमी का क्लास, जो कि पहला टॉपिक हो जाएगा इस वीडियो का, दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ अलग चीज़ है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग चीज़ है, दोनों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है ना, वो होता है क्वांटिटेटिव चेंज। बट क्वांटिटेटिव चेंज जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं एक्चुअली होता क्या। इसमें क्या होगा ना, इंक्रीज इन फैक्टर्स, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होता है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें जैसे लैंड आ जाएगा, जिसमें लेबर आ जाएगा, जिसमें कैपिटल आ जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं कि इंक्रीज इन क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा, एग्जांपल में आ जाएगा हमारा लैंड, ज़मीन ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना, लेबर ये हो गया, फिर क्या आ गया, कैपिटल, है ना, ये कैपिटल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ में ये सब चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म प्रोसेस का होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को ना शॉर्ट टर्म बेसिस पर ही मेजर किया जाता है। तो ऐसा बोल सकते हैं, ये हो गया शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म प्रोसेस हो गया। ओके, शॉर्ट टर्म प्रोसेस बोल सकते हैं। इसको हम लोग स्पॉन्टेनियस भी बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस, आया और ख़त्म हो गया, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो शॉर्ट टर्म प्रोसेस हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। इसमें मोस्टली क्या देखा जाता है, इसमें मोस्टली ये देखा जाता है कि इंक्रीज कैसे हो रहा है, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, है ना, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, यानी कि सिंगल इंडिविजुअल्स का उसका इनकम में क्या ग्रोथ आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है। इसलिए इसको कहा गया है क्या चीज़, ये क्वांटिटेटिव चेंज ऑफ इकोनॉमी होता है। ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज इन इकोनॉमी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है समझने के लिए कि क्वांटिटेटिव क्यों है। और इसी के अपोजिट में अगर देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो वो क्या हो जाता है, मेरा क्वांटिटेटिव नहीं होगा, वो क्वालिटेटिव हो जाएगा, वो उसमें बड़े लेवल का बात करते हैं हम लोग। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को एक और तरीके से बोल सकते हैं कि ये हो गया क्या चीज़ भाई, ये स्मॉल वेरिएंट में हो गया। ठीक है, ये स्मॉल बेसिस पर हो जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का बात करते हैं। अब 2 सेकेंड वेट कीजिएगा, हम चलो भाई, ठीक है। हाँ, ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव चेंज इन इकोनॉमी। समझ में आ गया इकोनॉमिक ग्रोथ क्या था, एक बार हम लोग रीकैप कर लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब में जो ग्रोथ हो रहा है कि चलो लैंड को सही तरीके से यूज़ करना है, लेबर जा रहा है, कैपिटल जा रहा है, ये सब सारा चीज़। ओके, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस होगा और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, स्मॉल लेवल पर होता है, छोटे लेवल पर चल रहा है। ठीक है, क्वांटिटेटिव इन चेंज इन इकोनॉमी बता ही दिए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है, दैट इज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में क्या ग्रोथ हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो जाता है उसको समझ लेते हैं हम लोग फटाक से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें जो होता है ना, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़्यादा तवज्जो देता है, यानी कि इम्प्रूवमेंट क्या हो रहा है, किस चीज़ का इम्प्रूवमेंट, तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ बोल सकते, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वालिटेटिव इंडिकेटर होता है। ठीक है ना, ये क्वालिटेटिव इंडिकेटर होता है, क्वालिटेटिव इंडिकेटर इसमें हम लोग देखते भी हैं, इंडिकेटर्स बोल सकते हैं,
इंडिकेटर्स। जैसे एग्जाम्पल में देखिए बहुत ही अच्छा चीज़ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब ये पूरे वर्ल्ड में, ये ग्लोबली ये एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि कौन सा कंट्री में कितना अच्छा लोग कितना खुश है, कितना सब कुछ हो रहा है, ठीक है। फिर हो गया लिटरेसी, लिटरेसी ये चीज़ हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। फिर हो गया एक फिजिकल क्वालिटी, मतलब रहन सहन कैसा हो रहा है, ठीक है ना, तो ये फिजिकल क्वालिटी बोल सकते हैं, फिजिकल क्वालिटी हो गया, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन के इर्द गिर्द सब कुछ इसमें घूमता है, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमंस का लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा, ह्यूमन का लाइफ अच्छा हुआ या नहीं हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हुआ या नहीं हुआ, ये सब सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये क्वालिटेटिव भी बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी बोल सकते हैं। क्वालिटेटिव तो हम लोग समझ गए कि क्या होता है, ये एक टाइम पर ये क्वांटिटेटिव भी हो जाता है क्योंकि डेटा ड्रिवन हो जाता है, डेटा भी आ ही जाता है कुछ कुछ का, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो ये क्या होगा ना, इसमें बड़ा अच्छा चीज़ होगा, एक रिडक्शन इन इनइक्वालिटी हो जाएगा, इन इनइक्वालिटी, यानी कि इनइक्वालिटी में कमी आएगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, ये सब सारा चीज़ हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ भी बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है भाई, तो प्रोग्रेस इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे इसको ये, अच्छा एक चीज़ पीछे में मिस हुआ है, ये ना एक नैरो कॉन्सेप्ट, ठीक है, नैरो कॉन्सेप्ट है, छोटा लेवल पर है ना, नैरो कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं ये इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अच्छा, तो उसी के बेसिस पर ये क्या हो जाएगा, हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ब्रॉडर वे में, यानी कि ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना, ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो HDI ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, लिटरेसी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ, फिजिकल क्वांटिटी इक्वालिटी ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है, ठीक है ना, ह्यूमन कैपिटल छोटा मोटा चीज़ नहीं है, तो ये एक बड़े लेवल पर चल रहा है। दैट्स वाई हम लोग इसको बोलते हैं कि हाँ भाई बहुत बड़े लेवल पर है, बहुत बिगर स्केल में काम हो रहा है इसमें, ठीक है, बिगर स्केल पर काम हो रहा है। लिटरेसी छोटे लेवल पर थोड़ी होगा कि मेरे घर का लिटरेसी अच्छा है, नहीं, उसमें स्टेट का, उसमें कंट्री का, अगर पूरे देखा जाए तो मतलब एशिया लेवल, वर्ल्ड लेवल में एवरेजली निकाला जा सकता है, तो वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब कैसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है ना आपसे कि कुछ 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा ये इकोनॉमिक ग्रोथ है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या दोनों है या बोथ है या कुछ नहीं है, तो वो सब चीज़ पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम लोग देखें एक की टर्म में, चाहे समरी टर्म में अगर देखा जाए तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रोथ जो होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ग्रोथ जो हो रहा है, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, मोर मनी चाहिए होगा, ठीक है, इसमें क्या चाहिए होगा, मोर मनी चाहिए होगा। और ये मीजर्ड किसके थ्रू होगा, जैसे एग्जांपल में बोल सकते हैं, ठीक है, मीजर्ड बाई GDP, ठीक है ना, ये GDP के थ्रू मीज़र किया जाएगा। जैसे हमारा एग्जांपल हो सकता है चाइना, है ना, चाइना क्या कर रहा है भाई, तो चाइना जो है, अगर एग्जांपल लेते हैं तो चाइना जो है ना ज़्यादा फ़ोन प्रोड्यूस कर रहा है, फ़ोन क्या कर रहा है, ज़्यादा फ़ोन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या मिल रहा है, ज़्यादा मनी मिल रहा है, ज़्यादा लोग खरीद रहा है, ज़्यादा मनी मिल रहा है, तो ये हो गया एक ग्रोथ बोल सकते हैं, एक इंडस्ट्री लेवल, सेक्टर लेवल, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर ग्रोथ में हम बोल सकते हैं टॉल ट्री के बारे में, टॉल ट्री जैसे लंबा ट्री है, बड़ा ट्री है, ठीक है ना, तो ये क्या कर सकता है, मोर आउटपुट दे सकता है, हम लोग को आउटपुट दे सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग को ज़्यादा टिम्बर मिल जाएगा, लंबा पेड़ है तो थोड़ा सा लेंथ वाला लकड़ी मिल जाएगा, टिम्बर मिल जाएगा, ये सब चीज़ तो टॉल ट्री में हो गया। बट अगर हम लोग डेवलपमेंट का बात करते हैं, डेवलपमेंट का, तो इसमें क्या चाहिए हम लोग को चाहिए बेटर लाइव्स, ठीक है, ये क्या चाहिए होगा, बेटर लाइफ चाहिए होगा, अच्छा जीवन चाहिए होगा। और ये किसके थ्रू मेजर्ड किया जाएगा, ये मेजर्ड किया जाएगा बाई HDI, जैसे कि पहले भी बताएं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जैसे एग्जांपल में है हमारा एक स्वीडन, है ना, स्वीडन का जो एग्जांपल जो है ना बड़ा अच्छा है, ये जो है ना ये फ्री क्या देता है, हेल्थ भी देता है, ठीक है, और एडुकेशन भी देता है, फ्री हेल्थ एंड एडुकेशन है। तो ये इसके लिए क्या हो गया, बेटर लाइफ्स हो गया ना, वहाँ का लोगों का लाइफ जो होगा वो अच्छा होगा, लोग मतलब अच्छे तरीके से सब कुछ कर रहा होगा, खुश होगा, ये सब ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इस टॉल ट्री के बेसिस पर अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट में क्या होगा भाई, तो हम लोग को चाहिए होगा हेल्दियर फॉरेस्ट, है ना, हेल्दियर फॉरेस्ट चाहिए होगा,
हेल्दियर फॉरेस्ट मिलेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या क्या अच्छा हो जाएगा? हेल्दियर फॉरेस्ट मिलेगा तो हम लोग का बायोडाइवर्सिटी अच्छा होगा बड़े लेवल पर, है ना, बायोडाइवर्सिटी हो गया। फिर अगर देखा जाए तो क्लीन एयर मिलने लग जाएगा हम लोग को, है ना, क्लीन एयर मिलने लग जाएगा, सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगा, है ना, सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगा ये चीज़। तो ये सब बड़े लेवल पर हो गया, और ग्रोथ में क्या होता है? छोटे लेवल पर। दैट्स वाई हम यहाँ पर एक ठो सम अप आपको बताने का कोशिश की है, तो ध्यान में रखिएगा। कुछ एग्जांपल्स और भी ले सकते हैं, जैसे हमारा यूएई देखो, ठीक है ना, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, ये चीज़ को देखो, ये क्या है? ये है मतलब ऑयल वेल्थ, एक तरीके से बोल लो इसको, ऑयल वेल्थ है, ठीक है ना। ऑयल वेल्थ की वजह से क्या हो रहा है? हाई ग्रोथ हो रहा है, यहाँ ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है, बट डेवलपमेंट एक तरीके से बोलिए तो लोअर डेवलपमेंट है। यहाँ बोल सकते हैं कि हाई ग्रोथ है ना, हाई ग्रोथ है, बट क्या है? लो डेवलपमेंट है। अब लो डेवलपमेंट कैसे हो गया यहाँ पर? लो डेवलपमेंट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा वर्कर लोग का माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो क्या चीज़ का प्रॉब्लम है? तो माइग्रेंट, ठीक है ना, माइग्रेंट वर्कर का, ठीक है ना, माइग्रेंट वर्कर का प्रॉब्लम है, कभी ये रहता है कभी नहीं रहता है, तो यहाँ ये प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में थोड़ा सा कमी आ जा रहा है। ग्रोथ अच्छा है पर डेवलपमेंट नहीं है। बट वही बात करते हैं अगर नॉर्वे का, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्वे का, तो यहाँ क्या है भाई? तो यहाँ हाई ग्रोथ भी है, ठीक है ना, हाई ग्रोथ भी है, और प्लस यहाँ क्या है? डेवलपमेंट भी है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्वे में हम लोग को क्या मिल जाता है? हम लोग को नहीं मिलता, मतलब नॉर्वे वाले लोग को मिल जाता है, ऑयल में मिल जाता है, ऑयल वेल्थ है, और वहाँ सोशल वेलफेयर बड़ा अच्छा है, ठीक है ना, सोशल वेलफेयर बहुत अच्छा है, तो वो चीज़ हो जाता है। तो ये एक यूएई का एग्जांपल से समझ सकते हैं कि वहाँ ग्रोथ है बट डेवलपमेंट नहीं है, और नॉर्वे का एग्जांपल से हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ ग्रोथ भी है, डेवलपमेंट भी है ना, ये सब सारा चीज़। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ कहानी एक तरीके से समझाने आप सफल हुआ होगा मेरे लिए, तो आपको समझ में आया है, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा ज़रूर कि हाँ आपको समझ में आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर, ठीक है ना, कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, क्या होता है तो वहाँ का ग्रोथ डेवलपमेंट वगैरह अच्छा होता है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अब? फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो फैक्टर्स पर ध्यान देते हैं। फैक्टर फॉर किसके लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट, इस चीज़ के लिए फैक्टर। अब सबसे पहला फैक्टर जो आता है, जो कि है दैट इज़ नेचुरल फैक्टर, ठीक है। देखिए कितना सारा आएगा नेचुरल फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर कौन सा आ गया? नेचुरल फैक्टर। अब नेचुरल फैक्टर क्या है? अब नेचर से हम लोग को क्या मिल रहा है? तो हम लोग को ज़मीन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मिल रहा है ना। तो नेचुरल फैक्टर में क्या होगा कि अगर लैंड का क्वालिटी अच्छा हो गया, ठीक है, क्वालिटी अच्छा हो गया, अगर वाटर अच्छा मिल रहा है, ठीक है, अगर रिसोर्सेज, डिफरेंट रिसोर्सेज अच्छा मिल रहा है, ठीक है, अगर मिनरल्स अच्छा मिल रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा? हम लोग का ग्रोथ डेवलपमेंट को अच्छा करेगा। जैसे अगर लैंड क्वालिटी का बात किया जाए तो ये बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसको थोड़ा हम डार्क कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें थोड़ा सा हल्का लग रहा था मेरे को देखने में ही शुरू से ही। हाँ, ये कलर अच्छा लगेगा। चलो, अगर लैंड क्वालिटी में देख लेते हैं तो सबसे अगर नज़दीक का जो एग्जाम्पल्स आता है दैट इज़ सऊदी अरबिया, ठीक है ना। सऊदी अरबिया में क्या है? इसमें क्या है? ऑयल का रिज़र्व, ऑयल रिज़र्व। देखिए हम एग्जांपल ले लेके आपको बता रहे ताकि आपको सब समझ में आए। अब ऑयल रिज़र्व है तो यहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ नेचुरल फैक्टर पढ़ रहे तो ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रिसोर्सेज देख लीजिए, मिनरल्स देख लीजिए। मिनरल से एक चीज़ याद आता है दैट इज़ रेयर अर्थ मेटल का बात कर लेते हैं तो ये चाइना में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वहाँ नेचुरल फैक्टर बहुत अच्छा काम कर जा रहा है। मिनरल्स का बात करते हैं और भी तो हम लोग इसका भी बात कर सकते हैं भाई, यूरेनियम कहाँ मिल जा रहा है मिनरल में हम लोग को? ऑस्ट्रेलिया में, है ना। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम मिल जा रहा है तो वहाँ के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। वहाँ से एक्सपोर्ट ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, वहाँ से खरीद बिक्री वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है।
तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर लोकल में देखा जाए, अगर मान लीजिए इंडिया में देखा जाए, तो मिनरल एंड रिसोर्सेज हमारा झारखंड में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज है, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा है, ये सब जगह में हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना होगा कि नेचुरल फैक्टर कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है, इम्पैक्ट करता है उसके ग्रोथ को, ठीक है। चलिए दूसरा में आते हैं। दूसरा फैक्टर जो होता है दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन ये दूसरा फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर, इसके वजह से क्या होता है भाई, अब देखो इसके वजह से होगा क्या। कैपिटल फॉर्मेशन करने का मतलब हो गया कि अगर कोई भी कंट्री सेविंग कर रहा है, ठीक है, सेविंग फालतू का खर्च नहीं कर रहा है, प्लस इन्वेस्टिंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कर रहा है, और किसका, वो भी तो इनकम का, इनकम जो भी हो रहा है ना उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो मतलब इनकम से भी इनकम बनाया जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट पोर्शन ऑफ इनकम बोल सकते हैं, पोर्शन ऑफ इनकम। तो ये किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एक चाइना, ठीक है, चाइना का पता है आपको सेविंग रेट कितना है, चाइना का सेविंग रेट कितना है, सेविंग रेट है 45% ऑफ जीडीपी, 45% ऑफ जीडीपी, वहाँ का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना उसका 45%। अब बताइए 45% ऑफ जीडीपी वो सेव कर लेता है, तो वहाँ रैपिड तो होगा भाई, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पैसा लगेगा, इन्वेस्ट होगा, तो आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये चीज़ है। अब कैपिटल फॉर्मेशन का ये जो होता है, कैपिटल फॉर्मेशन का जो पर्पस है, पर्पस नहीं बोल सकते हैं, पर्पस बोलेंगे, है ना, पर्पस है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस किस लिए आता है भाई, तो फंड जो है ना, ये जो फंड जो है ना ये यूज़ होगा, कहाँ होगा यूज़, इंफ्रा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होगा। फिर क्या होगा भाई, मशीनरी में यूज़ होगा, ठीक है ना, नया नया मशीन आएगा, थोड़ा एफिशिएंसी वर्क का बढ़ा हुआ रहेगा, टेक्नोलॉजी में आएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी में आएगा, फिर डिफेंस में आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एडुकेशन में आएगा, ठीक है, एडुकेशन में। तो ये सब पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, ये सब जगह जाएगा, तो ऑलरेडी है वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा, ठीक है ना, ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी अच्छा हो, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करते हैं थर्ड नंबर, दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आया हुआ है इससे, ठीक है ना, कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब इसको समझना है, इसको समझिए, बड़ा अच्छा चीज़ है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है ना। अब इसका मतलब कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब ये होता है कैपिटल नीडेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब एक यूनिट आउटपुट लेने के लिए हमको कितना कैपिटल लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो कैपिटल नीडेड पर यूनिट आउटपुट। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए एग्जांपल है कैपिटल आउटपुट रेशियो 3:1, ठीक है, 3:1 है। इसका मतलब ये हो गया, सपोज कीजिए ऐसे कि ये जो है ना ये 3 करोड़ है, 3 CR है, 3 CR इन्वेस्टमेंट हो रहा है किसी का, और उसको 1 CR क्या मिल रहा है, 1 CR मिल रहा है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट बोल लीजिए और आउटपुट बोल लीजिए, ये चीज़, ठीक है, आउटपुट बोल लीजिए। तो 3 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर उसको 1 करोड़ का आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा चीज़ है कि चलो भाई कि कम पैसा लगा के हमको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जा रहा है। अब 3 करोड़ लगा रहा है, उसको 1 करोड़ प्रॉफिट मिल जा रहा है, तो लगभग 33% हो गया, जो अच्छा खासा है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर लोअर रेशियो होगा, जितना रेशियो छोटा होगा, लोअर रेशियो होगा, उतना ही एफिशिएंट इकोनॉमी होगा, ठीक है, एफिशिएंट इकोनॉमी होगा, ठीक है। जितना कम रेशियो होगा उतना ही मोर एफिशिएंट इकोनॉमी होगा, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो भाई ये चीज़ समझ में आ गया, ये ध्यान में रखना, ये बड़ा अच्छा ही चीज़ था, इसको एग्जाम्पल से बताया इसलिए। चलिए 4 में आते हैं। 4 में क्या है, 4 में हमारा एग्रीकल्चर रेट। अब एग्रीकल्चर रेट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्रीकल्चर रेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी कंट्री, जैसे अगर हम बात करते हैं इंडिया का ही, तो अगर फूड सिक्योरिटी का बात करते हैं, ठीक है, फूड सिक्योरिटी,
ये बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए भाई, फूड सिक्योरिटी बेसिक चीज़ है। अगर हम इंडिया का बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इंडिया का बात करते हैं तो 58% ऑफ पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन जो है वो कहाँ लगा हुआ है भाई, तो एग्रीकल्चर पर लगा हुआ है। 58% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर लगा हुआ है। तो अब एग्रीकल्चर पर लगा हुआ है तो एक एग्जांपल यहाँ से उठ सकता है ना भाई कि चलो भाई इतना आदमी लगा हुआ है और ये हमको क्या दे रहा है, कॉटन एज ए रॉ मटेरियल हमको कॉटन मिल रहा है और ये हेल्प कर रहा है हमको क्या चीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में। अब इंडस्ट्रीज़ में भी क्या, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बोल सकते हैं, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ये हम लोग को हेल्प कर रहा है। तो क्या होगा भाई, जब इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, अच्छा खासा जाएगा, है ना। ये एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जो कि 43%, ठीक है ना, 43% ऑफ इंडियंस वर्क फोर्स है, सोच लो इतना लोग इसके अंदर में काम कर रहा है, 43% ऑफ इंडियाज वर्क फोर्स। तो एग्रीकल्चर रेट भी अगर अच्छा है तो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। क्लियर, क्वेश्चन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है 5th नंबर में क्या है, 5th नंबर में हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आ गया होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, स्पेलिंग तो हम बहुत जगह गलत लिख ही रहे होंगे बट स्पेलिंग पर मैटर नहीं करता है, ठीक है, हम लोग को डेटा चाहिए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो जॉब्स क्रिएशन होगा, है ना, जॉब्स क्रिएशन होगा भाई, जॉब क्रिएशन तो होगा। अब जैसे इंडिया का बात कर लेते हैं तो इंडिया में एक स्कीम आया मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया स्कीम आया, मेक इन इंडिया, हाँ चलो ठीक है अब सब कुछ भारत में बनेगा। अब मेक इन इंडिया स्कीम आया ना, इसकी वजह से क्या हो गया, टोटल का टोटल 7.5% मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज है ना उसका ग्रोथ हो गया, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज का ग्रोथ हो गया, फैक्ट्रीज ग्रोथ, ये चीज़, ठीक है, ये मेक इन इंडिया आया तब से 7.5% बढ़ गया। सोच लीजिए बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अब दूसरी तरफ देखते हैं, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा, तो हाई प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं, हाई प्रोडक्टिविटी, है ना, प्रोडक्टिविटी, ये चीज़ हाई प्रोडक्टिविटी। अब इसका कंपेयर कर लीजिए ऑटो सेक्टर से, ऑटो सेक्टर से अगर कर लेते हैं तो 49%, लगभग 49% ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट संभालता है भाई, यानी कि इंडिया का एक्सपोर्ट का 49% सिर्फ ऑटो सेक्टर संभाल रहा है, इंडियाज़ एक्सपोर्ट। तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं 6 नंबर में। तो 6 नंबर में हमारा क्या है भाई, अच्छा एक और एग्जाम्पल यहाँ पर से हम उठा सकते हैं, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक अच्छा एग्जाम्पल ध्यान में आया है, दैट इज साउथ कोरिया का एग्जाम्पल, ठीक है, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल। अब साउथ कोरिया के एग्जाम्पल से हम लोग कैसे समझ सकते हैं साउथ कोरिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप आइडिया लगा सकते हैं कि 1970 में, ठीक है, 1970 में जो साउथ कोरिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, चाहे जो क्या बोल सकते हैं उसको, इकोनॉमिक ग्रोथ बोल लो, चाहे जो भी बोल लो, वो था $1800 पर, ठीक है ना, 1970 में, जो कि 2024 में हो गया है ये लगभग $35,000। सोच लो ये कितना बढ़ गया। 1970 में 1800 था और 2024 में 35,000 हो गया। तो साउथ कोरिया में इस लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है। अब ये डेटा हो सकता है लोगों से रिलेटेड हो सकता है कि चलो भाई लोग कमा रहा होगा, जो भी हो सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इससे ये पता चलता है कि कितना ज़्यादा फैक्टर करता है साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया किस चीज़ के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, ये सब चीज़ के लिए, तो वहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होगा ही होगा। चलो 6 नंबर में आते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, सर्विस सेक्टर जान है यहाँ इंडिया का, ठीक है, सर्विस सेक्टर, ठीक है। अगर देखा जाए, अगर डेटा देखा जाए तो 55%, एक सेकेंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, हाँ, 55% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी, सोचो इंडिया का जीडीपी का 55% कौन सा दे रहा है भाई, कौन सेक्टर दे रहा है, सर्विस सेक्टर दे रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर देखा जाए आईटी सेक्टर का बात किया जाए, ठीक है,
आईटी सेक्टर का अगर बात किया जाए तो 2024 का जो रेवेन्यू जो है ना वो है 245 बिलियन डॉलर, 245 बिलियन डॉलर ये आईटी सेक्टर का है। सोच लो कितना ज़्यादा है। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर देखते हैं तो बेंगलुरु का बात करते हैं क्योंकि टेक हब है, तो जो बेंगलुरु का जो टेक पार्क है, ठीक है ना, टेक पार्क, ये अकेले पार्क लिखा गया है पार्क, ये अकेले जो है ना ये लगभग 5 लाख प्लस जॉब्स क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये सर्विस सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और टेक में क्या होता है, ज़्यादातर करके सर्विस सेंटर ही सर्विस जॉब ही होता है कि हाँ भाई चलो ठीक है कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये वो, हाँ बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग भी होता है बट ज़्यादातर करके सर्विस ही होता है। जैसे TCS देख लो, है ना, बारिश हो रहा है, थोड़ा हल्का हल्का मौसम अच्छा लग रहा है। चलो भाई नेक्स्ट में आते हैं, ये तो हो गया। चलो 7 में आते हैं, 6 हो गया हमारा, 7 में आते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजिया। यही था ना, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? अब देखो यही टेक्नोलॉजी था ना जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आता, और अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आता तो 300% का, ठीक है, 300% का फूड ग्रेन इंक्रीमेंट नहीं होता, फूड ग्रेन इंक्रीमेंट नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ तो टेक्नोलॉजी के बिना तो कोई उपाय नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिजिटल इंडिया। ठीक है, डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया का अगर बात करते हैं तो ये अकेला है ना 800 मिलियन, सोच रहे 800 मिलियन क्या होता है, 800 मिलियन इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट यूजर जो है, इंटरनेट यूजर्स, ठीक है ना, ये क्या कर रहे हैं ना, ये बूस्ट कर रहे हैं किसको, ये बूस्ट कर रहे हैं ई कॉमर्स को। ठीक है, तो अगर ये डिजिटल इंडिया वाला हिसाब नहीं होता, नेट थोड़ा सा इंटरनेट यहाँ अच्छा नहीं होता, अच्छा सस्ता नहीं होता, तब फिर बहुत ही समस्या था। तो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। चलिए भाई नेक्स्ट है, 8वां नंबर पर है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस। अब बिना ह्यूमन का तो इकोनॉमिक ग्रोथ होने से रहा, तो ह्यूमन रिसोर्सेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब ये कैसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है? अब देखो ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या हिसाब है, अगर ह्यूमन का अगर सब कुछ अच्छा होता है, इंसान अच्छा से पढ़ लिख पा रहा है, अच्छा से काम धंधा कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। इसका एग्जांपल आप अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं एडुकेशन के बेसिस पर। सबसे पहला तो एडुकेशन के बेसिस पर देखा जाए तो लिटरेसी जो रेट था, ठीक है ना, लिटरेसी रेट, ठीक है ना, ये बढ़कर 65% टू कितना हो गया, 65% से 77% हो गया। तो यहाँ पहुँच गए हैं हम लोग, अगर इंडिया की बात किया जा रहा है। ठीक है, अगर हेल्थ केयर का बात किया जाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या बन गया, अब लाइफ यानी कि लोग कितना दिन जिंदा रह रहा है भाई, तो पहले 62 ईयर्स रहता था, अब कितना हो गया भाई, 70 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया। ठीक है, ये चीज़ तो हेल्थ केयर में भी इम्पोर्टेंस हो गया। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो है ना वो जापान है, अब जापान में क्या हुआ, ठीक है ना, लोगों को स्किल्ड किया गया और तैयार कर दिया गया, क्या चीज़, जापान में स्किल्ड वर्क फोर्स को तैयार किया गया। तो ये बन गया पूरा का पूरा जाकर टेक लीडर ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हैं, टेक लीडर ऑफ द वर्ल्ड बन गया ये। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी समझ में आ गया हम लोगों को। चलिए भाई और क्या है, और भी है, तो और आ जाता है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम को हम पहले भी डिस्कस किए हैं, इकोनॉमिक सिस्टम हमारा कैसा है। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम, अब इकोनॉमिक सिस्टम तो अगर बात करते हैं ना तो सबसे पहला आ जाता है कैपिटलिस्ट। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट में, अब कैपिटलिस्ट में होगा क्या, जैसा कि पहले भी बताए थे, यहाँ चलता है प्राइवेट वाला हिसाब, प्राइवेट कंपनीज़ है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ये सब सारा चीज़ चल रहा होगा। जैसे आप यूएसए में आ जाइए, यूएसए सिलिकॉन वैली, ठीक है, सिलिकॉन
वैली। यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया प्राइवेट वाला हो गया। फिर आप बात कर लीजिए जियो का, ठीक है, फिर आप बात कर लीजिए अमेज़ॉन का, ठीक है, ये सब सारा चीज़ का हो गया, कैपिटलिस्ट हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है ना, वॉलमार्ट हो गया, ये सब प्राइवेट हो गया। दूसरा आता है दैट इज सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में क्या होगा भाई, तो पब्लिक वेलफेयर होगा, यानी कि पब्लिक के बारे में सोचा जाएगा, भले अच्छा से नहीं सोचा जाए बट सोचा जाएगा, पब्लिक वेलफेयर हो गया। तो अगर इंडिया का अगर बात करते हैं तो इसमें हो गया हमारा पीडीएस सिस्टम, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर और जैसे स्वीडन का बात करते हैं तो स्वीडन में क्या है भाई, तो वहाँ पर फ्री एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन। एजुकेशन तो फ्री होना ही चाहिए, बट इंडिया में एजुकेशन पर 18% जीएसटी लगता है, सोच लो, ये चीज़ है। अगर हम बात करते हैं इसका मिक्स्ड का, ठीक है, तो मिक्स्ड में क्या हो गया भाई, तो इंडिया में तो ये चीज़ है, इंडिया में मिक्स तो चलता है, ठीक है ना, जिसको हम बोल सकते हैं पीपीपी मॉडल, ठीक है ना, इसके बेसिस पर चल रहा है। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, ठीक है, वहाँ पर क्या है ना, वहाँ कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्ट भी है, सब कुछ पब्लिक वेलफेयर के भी चल रहा है और प्रॉफिट भी एकदम धांसू कमाना है, तो वो एक बड़ा चीज़ हो जाता है। तो यहाँ समझ में आया इकोनॉमिक सिस्टम क्या होना चाहिए, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है, तो डिपेंड, ये सब भी बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है। नेक्स्ट में आते हैं दैट इज़ 10, ठीक है, देख रहे कितना सारा फैक्टर है। 10 में आते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि पॉलिटिक्स में जो लोग आ रहा है वो ज़्यादा दिन तक रह पा रहा है, इसका यानी कि ऐसे बोल सकते हैं पॉलिटिक्स या पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगा, है ना, पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगा। एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्या सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर में क्या हुआ, सिंगापुर में बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबल गवर्नमेंट है, जिसके वजह से क्या हो गया, यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट है तो पॉलिसी अच्छा से रहा, पॉलिसी कंटिन्यू रहा, तो एफडीआई हॉटस्पॉट बन गया, ये हॉटस्पॉट बन गया। एफडीआई बोले तो क्या, एफडीआई बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब डायरेक्ट लोग यहाँ आकर फॉरेन से इन्वेस्ट करने लग गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, ठीक है ना। आज स्टेबल गवर्नमेंट होने से क्या होता है ना कि आप ये ऐसे समझिए, स्टेबल गवर्नमेंट है तो वहाँ का पॉलिसी जो भी बनाएगा, मान लीजिए करंट सरकार है, करंट गवर्नमेंट, वो पॉलिसी कुछ बनाया, 5 साल के बाद चेंज हो गया, तो वो पॉलिसी हो सकता है उसको पसंद नहीं है, वो हटा देगा, खुन्नस में हटा देगा ना भाई, हटा उसका बना हुआ हटा। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो पॉलिसी ज़्यादा दिन तक चलेगा और पॉलिसी कंटिन्यू होगा ना, तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली दिखेगा, एज लाइक अ सिंगापुर। सिंगापुर का ग्रोथ ऐसे भी कहा जाता है दी बेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वो हाईटेक कंट्री एक तरीके से बोल सकते हैं, वो हो गया सिंगापुर, ठीक है। 11वां नंबर, 11वां नंबर में हमारा हम लोग पहुँच गए, ठीक है, इसको हटाओ, ऐसे रखो। आ गए ग्लोबल ट्रेड में। अब देखो ग्लोबल ट्रेड क्या हो जाता है, ग्लोबल ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अब देखो बाहर से अगर मतलब बिजनेस नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा, अपने यहाँ हम लोग कितना ही बिजनेस करते रहेंगे, तो बाहर से बिजनेस करना ज़रूरी है, उसके लिए नया नया स्कीम लाना पड़ेगा, ये सब सारा चीज़। तो अगर हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल्स इंडिया का ही उठाते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, इंडिया का एग्जाम्पल देखते हैं, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट जो है ना वो बढ़ा है 1991 में ये एक्सपोर्ट जो था ना वो $18 बिलियन का था, $18 बिलियन का था। बट यही चीज़ 2024 में कितना का हो गया पता है, $770 बिलियन का, $770 बिलियन का हो गया। तो ये बड़ा ही मतलब एक अच्छा चीज़ है, ग्लोबल ट्रेड है। ग्लोबल ट्रेड किस वजह से बढ़ा, ये सब बढ़ने का वजह क्या है भाई, तो एफडीआई, ठीक है ना, एक अच्छा चीज़ है एफडीआई, दैट इज़ बोल सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एफडीआई भी जब से आया ना तब से और भी चेंजेस हुआ। एफडीआई पहले हमारे इंडिया में ना, यानी कि ये जो पॉलिसी आया, पहले भी बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे कंपनी इंडिया में आते थे, अपना सब कुछ सेटअप करते थे, बट पहले बहुत कम था। कितना था, कितना था, लगभग 0.1 बिलियन, ठीक है ना, डॉलर था, जो कि कन्वर्ट हो गया, इतना से आ गया कितना में, $85 बिलियन में,
ठीक है, $85 बिलियन में। तो ग्लोबल ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इतना सारा चीज़ ही है, 11 तो हो गया, चलो ठीक है, हम 11 को तुम समझा दिए एग्जाम्पल से, बट और भी बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे आप देख लो एडुकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख लो हेल्थ केयर, ठीक है ना। फिर आप देख लो इक्वालिटी, लोगों में इक्वालिटी होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आप देख लो सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना, सस्टेनेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख लो लिटरेसी, ठीक है ना, ये सब सारा चीज़ देख लो। आप देख लो मतलब दूसरे कंट्री से जो एक अच्छा नीति बनाकर चलना, यानी कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बोल लो, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर भी हो जाता है। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, चार्ट ऑप्शन देखा कि हाँ ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो चीज़, तो आपके लिए वो चीज़ समझना ज़रूरी था, इसलिए हम इसको बताए हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़। चलो भाई, अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो गया, सब कुछ हो गया, इतना हम लोग बढ़ गए, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी टर्मोइल भी आता है, यानी कि कभी कभी नुकसान होता है, कभी कभी वो नीचे आते हैं। तो जब नीचे आता है, जब कोई भी चीज़ का इकोनॉमी जब नीचे आता है तो वो रिकवरी कैसे लेता है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। चलो, तो अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी रिकवरी, यानी कि अगर मान लीजिए टर्मोइल आया, फॉल हुआ, तो वो रिकवर कैसे करेगा, किस किस टाइप से रिकवरी होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी रिकवरी, ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी रिकवरी, ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझेंगे। सेकेंड, थोड़ा सा ये चीज़, चलो भाई थोड़ा डिज़ाइन भी बना लेते हैं। हाँ राइटिंग अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत डिज़ाइन ही बना, तो डिज़ाइन भी कोई अच्छा नहीं बना रहे हैं हम, बस लिख दे रहे हैं, हाँ, और वो चीज़ हो जा रहा है और कुछ नहीं है। बताइएगा राइटिंग मेरा कैसा है, जेन्युइन 1 से 10 तक में आप मेरा राइटिंग को मार्क कीजिएगा, कितना आप नंबर देना चाहेंगे 1 से 10 तक में, देखते हैं हम किस लेवल पर हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो नंबर 1 जो आता है ना सबसे पहला, दैट इज़ वी शेप्ड रिकवरी, वी शेप्ड रिकवरी, ठीक है। अब देखो ये भी नौटंकी करने लग गया, हाँ, वी शेप्ड रिकवरी, ये चीज़ देखेंगे। अब वी शेप्ड रिकवरी क्या होता है, ये होता है टोटली वी शेप का, ठीक है, मतलब ऐसे आया और फिर ऐसे हो गया, रिकवरी बड़ा फास्ट हो जाता है, ऐसे गिरा जरूर और फिर रिकवरी फास्ट हो जाता है, ठीक है। अब वी शेप्ड रिकवरी में होगा क्या, देखो वो चीज़ लिख लेते हैं हम लोग, हाँ, इसमें होगा मतलब जो भी, जैसे मान लीजिए कोई क्राइसिस आया, ठीक है ना, तो जो क्राइसिस है ना वहाँ से रिकवरी बड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक है ना, बहुत क्विक हो जाता है, तो ये बोल सकते हैं क्विक, ठीक है ना, क्विक रिटर्न हो जाता है टू कौन सा भाई, तो प्री क्राइसिस जीडीपी, प्री क्राइसिस जीडीपी, ठीक है ना, जीडीपी, क्योंकि सारा चीज़ जीडीपी पर ही है, जीडीपी लेवल, यानी कि गिरता है और फिर उस लेवल से उठ के अपना जीडीपी लेवल तक आ जाता है ना। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, जब ये जब रिकवरी हो रहा होता है ना, तब इसमें क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग डिमांड हो जाता है कस्टमर का, स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ कस्टमर्स, है ना, कंज्यूमर बोल लीजिए, कंज्यूमर्स, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड पड़ जाता है। और प्लस इसमें 4 चांद लगा देता है, कौन सा भाई, तो पॉलिसी सपोर्ट, अगर पॉलिसी अच्छा कर दिया सरकार तो बस मस्त हो जाता है, सब कुछ मज़ा आ जाता है फिर। अब जैसा यही चीज़ हुआ इंडिया में क्या हुआ भाई, इंडिया का अगर एग्जांपल लेते हैं कोविड वाले सेशन में, ठीक है, तो 2020 और 2021, ठीक है, ये 2 फाइनेंशियल ईयर, इसमें लगा लॉकडाउन, ठीक है ना, इसमें लगा लॉकडाउन, हमारा जीडीपी पता है 23.9% माइनस में चला गया था जीडीपी, सोच लो, -23.9%, छोटा मोटा चीज़ नहीं है, पूरा का पूरा मतलब कहानी ख़त्म हो रहा था, ठीक है। लेकिन यही 2021 में कितना हो गया भाई, तो +20.1% जीडीपी हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गया, +20.1% इन जीडीपी, तो ये बड़ा ही अच्छा चीज़ हुआ। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं यूएसए का, ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं यूएसए का, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, यूएसए में भी तो हुआ, ऐसा थोड़ी सिर्फ इंडिया में होता है ये वो फलाना ढिमकाना। यूएसए में एक आया था 1981 से 82 में एक रिसेशन, 1982 81-82 का रिसेशन,
ठीक है ना, जिसको बोलते हैं भारी मंदी एक तरीके से बोल लीजिए, ठीक है ना, ये बहुत ही तेज़ी से रिकवर हुआ था, फास्ट रिकवरी हुआ था, फास्ट रिकवरी रिवर्स लिया था ये। अब ऐसा क्यों लिया था? क्योंकि यहाँ पर आया था फेड, यानी कि फेडरल रिजर्व जो था ना वो रेट कट किया था, यानी कि इंटरेस्ट रेट को कट किया था, कम किया था, फेड रेट कट्स, ठीक है ना। ये सब आप अगर जी बिज़नेस वगैरह अच्छा कोई बिज़नेस चैनल वगैरह देखते हो तो उसमें देखते होंगे कि यूएसए में फेड जो है ना, फेड रेट कट किया है, रेट हाइक किया है, ये सब तो वही चीज़ है कि इंटरेस्ट रेट में कमी लाया, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से रिकवरी हुआ। तो ये क्या हो गया? वी शेप्ड रिकवरी हो गया। ये वी शेप में होता है ग्राफ में, ठीक है। हम लोग को ग्राफ देखना नहीं होता है, हम लोग को डेटा पकड़ना होता है, इसलिए हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा जो है ना वो है यू शेप्ड रिकवरी, ऐसे यू, ठीक है ना, शेप्ड रहेगा ये, यू शेप्ड रिकवरी, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, एक तो ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है। ये आएगा नीचे थोड़ा, ये मतलब ऐसे 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 आएगा और फिर ऐसे 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 बहुत चलेगा और उसके बाद फिर ग्रोथ करेगा, ठीक है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं, यू शेप्ड रिकवरी क्या होता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले होगा डिक्लाइन, ठीक है। इसमें सबसे पहले होगा डिक्लाइन, डिक्लाइन के बाद क्या होगा? लॉन्ग स्लम्प बनेगा, स्लम्प बनेगा मतलब नीचे वाला जो गोलाई होता है ना, ठीक है ना, मतलब राउंड बॉटम बोल लो उसको, लॉन्ग स्लम्प, इसको हम लोग बोल देते हैं राउंड बॉटम, ठीक है, राउंड बॉटम। और फिर होगा रिकवरी, फिर होगा रिकवरी। ये जो राउंड बॉटम जो चलेगा ना, ये लगभग चलेगा 12 से 24 मंथ तक, 12 से 24 मंथ तक चलेगा। अब इसमें होता क्या है? इसमें होगा क्या? स्लो जॉब मार्केट रिवाइवल, मार्केट रिवाइवल। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब गिरता है ना नीचे बहुत ज़्यादा तक स्टे कर जाता है, बहुत टाइम लग जाता है नीचे, और उतना लोगों में बर्दाश्त करने का क्षमता होता नहीं है, ठीक है ना। और ये जो होता है ना वो होता है वेट एंड वॉच वाला हिसाब, वेट एंड वॉच सेंटीमेंट्स, सेंटीमेंट्स फॉर किसके लिए? जो इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टर होता है, ठीक है। वेट एंड वॉच सेंटीमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल इसका कौन सा ले सकते हैं? इसका अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो आप देख लो, ग्लोबली अगर देखो एग्जाम्पल में, तो 2008 का जो ग्लोबल क्राइसिस था, ठीक है ना, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, GFC बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ग्लोबल लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अब इसको जो उठने में ना, यानी कि इसको रिकवर होने में ना, रिकवरी इसका जो था ना बड़ी स्लो था, बहुत ही ज़्यादा स्लो। इसको लग गया था 3+ ईयर, 3+ ईयर, और 3+ ईयर लग गया था GDP को मेंटेनेंस आने में, अपना नॉर्मलाइज में होता है, टू GDP नॉर्मलाइज, नॉर्मल, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये ध्यान में रखना है यू शेप्ड रिकवरी कैसा होता है, क्या होता है। चलिए थर्ड में आते हैं। थर्ड में है हमारा डब्लू शेप्ड रिकवरी, डब्लू शेप रिकवरी। क्या हो जाता है? लिखना चाहेंगे कुछ, लिखा जाएगा कभी कभी कुछ, शेप रिकवरी। अब इसमें क्या होता है डब्लू शेप में? जैसा कि आपको लेटर में ही दिख रहा होगा, जैसे यहाँ बनाते हैं हम एक बड़ा सा डब्लू, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे आया। अब देखिए होगा क्या, इसमें पहला डिक्लाइन होगा, फिर थोड़ा सा आएगा रिकवरी, फिर सेकंड डिक्लाइन होगा और फिर फाइनल रिकवरी होगा, ठीक है। तो ये जो डब्लू जो है ना, ये इस टाइप का हम बनाते हैं ताकि आपको ग्राफ जैसा थोड़ा सा फील भी हो, ठीक है ना। ये ऐसा, अरे आप नहीं देखे हो वो क्या बोलते, कौन सा धमाल मूवी, उसमें डब्लू का साइन, ये चीज़ है, ऐसा टाइप का रिकवरी देखने को मिलता है। तो इसमें होगा क्या? इसमें होगा क्या? इसमें होगा सबसे पहले फॉल, ठीक है, फॉल होगा, फिर होगा राइज, ठीक होगा, फिर होगा सेकंड फॉल, सेकंड फॉल, और फिर होगा फाइनल रिकवरी, फाइनल रिकवरी, ठीक है। ये हो गया डब्ल्यू शेप्ड वाला। इसको हम लोग डबल डिप रिसेशन भी बोल सकते हैं, डबल डिप रिसेशन,
ठीक है, रिसेशन, डबल डिप रिसेशन। अब ये डबल डिप क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग जैसे नीचे आया, ठीक है, यहाँ से नीचे तो आया, यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, लेकिन फिर इसको कुछ यहाँ पर कुछ झटका मिल गया, कोई न्यूज़ मिल गया, कोई वजह मिल गया, कुछ भी कोई शॉक मिल गया, यहाँ पर आ गया फिर से, और फिर यहाँ से अच्छा खासा रिकवरी दी जाता है। तो डबल डिप रिसेशन करने का मतलब हो गया, ये डबल डिप होता क्यों है भाई? तो ड्यू टू न्यू शॉक। अब शॉक कुछ भी हो सकता है, कई दो कंट्री में युद्ध हो गया ना, आरबीआई नहीं, वहाँ का जो फेड है, फेड रिजर्व है, वो बोल दिया कि हम रेट कट नहीं करेंगे, रेट बढ़ाएंगे, तो ये सब कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो है 1980s, ठीक है ना, यूएस रिएक्शन ने रिसेशन, ठीक है ना, यूएस का रिसेशन। इसमें हुआ क्या? ऑयल क्राइसिस, ठीक है ना, ऑयल क्राइसिस, समझिएगा इसको। ऑयल क्राइसिस हुआ कब? 1979 में, ठीक है। अब यहाँ से रिकवरी तो हुआ, रिकवरी भी हुआ। क्यों रिकवरी हुआ? तो फेड का जो फेड रेट हाइक, नहीं ये तो रिकवरी हो गया ना, फिर आया एक तो फेड का रेट हाइक हो गया, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, फिर से गिर गया ये, अब नीचे गिरा तो सेकेंड स्लम्प, यानी कि 1981 में आया, सेकेंड स्लम्प बना, और फिर फाइनल रिकवरी, फाइनल रिकवरी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना ऐसे करके। चलिए नेक्स्ट में हो गया, ये आते हैं 4 में, दैट इज एल शेप रिकवरी। एल शेप रिकवरी, ये चीज़ देख लेते हैं। ये क्या होता है? इसमें बड़ा ही दुखदाई है, ये नो रिकवरी फॉर ईयर्स, एक तरीके से नो रिकवरी, एकदम फ्लैट हो जाता है ये फॉर ईयर्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कभी कभी, क्या मतलब इकोनॉमिक के भाषा में बोलते हैं परमानेंट जीडीपी लॉस हो गया, ठीक है ना। ये हो गया क्या भाई? परमानेंट जीडीपी लॉस हो गया, ठीक है, परमानेंट जीडीपी लॉस हो गया। अब इसके वजह से होता क्या है? ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट प्लस, अब अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ है ही नहीं, तो लो इन्वेस्टमेंट, बाहर से भी कोई नहीं आएगा, लो इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था जापान। जापान अपने टाइम पर, मतलब एक समय पर 1991, जिसको बोलते हैं 1991 से 2001, ये इसके लिए ना मतलब एकदम डेड डिकेड था, एक तरीके से बोल सकते हैं लॉस्ट डिकेड, ठीक है, लॉस्ट डिकेड था ये चीज़। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया था ना, एसेट बबल बन रहा था, एसेट बबल था वो बर्स्ट हुआ था। एसेट का मतलब कोई, जैसे एसेट में क्या हो जाएगा आपका, कोई ये वो है, घर वर है, यानी कि रियल एस्टेट थोड़ा सा इसमें बढ़ रहा था, बबल बन रहा था, और वो फटा, बस सब धड़ाम सब इकोनॉमी नीचे आ गया था, और वही पूरा का पूरा इतना खतरनाक हुआ कि इसको 10 साल बाहर निकलने में टाइम में लग गया। 10 साल, 1991 से 2001 सोचते हो, लॉस्ट डिकेड इसलिए इसको कहा जाता भी है, ठीक है। चलो भाई, अब आता है लास्ट 5वां नंबर, जो कि होता है हमारा के शेप रिकवरी, ठीक है ना, के शेप रिकवरी, रिवर्सल बोल लीजिए, के शेप रिवर्सल रिकवरी, जो भी हो गया। अब इसमें होता है क्या? देखो, शेप है ऐसा, ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है, इसके बीच में गैप है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, ये क्या दिखाएगा? ये बताएगा कि कुछ चीज़ जो है ना अच्छा रिकवरी ले रहा है, यानी कि सम सेक्टर हो गया, ठीक है ना, फिर पीपल हो गया, ये सब क्या कर रहा है? रिकवरी ले रहा है, फास्ट, रिकवर फास्ट, ठीक है। बट ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है हम लोगों को कि कुछ चीज़ है जो कि डिक्लाइन कर रहा है, तो ऐसा लिख सकते हैं अदर्स डिक्लाइन। अदर्स क्या कर रहा है भाई? तो डिक्लाइन हो गया। तो ये जो इनइक्वालिटी जो बनाना, ये बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वाइड हो गया, तो वाइड बोल सकते हैं, वाइड इनइक्वालिटी, ठीक है, ये चीज़। वाइड इनइक्वालिटी जब आएगा ना, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, जैसे टेक जॉब्स और टूरिज़्म में, टेक में जॉब पर जॉब है, और टूरिज़्म में कुछ भी
नहीं बचा है। एग्जाम्पल देख लो, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पोस्ट कोविड वर्ल्ड में, पोस्ट कोविड वर्ल्ड, ठीक है ना, ये अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे 2022 और 23 का है ना, 2022-23 का पोस्ट कोविड वर्ल्ड हो गया, ये के शिफ्ट रिकवरी था। क्या था भाई, तो इसमें विनर कौन हुआ था, जीता कौन, विनर बन गया अमेज़ॉन। अमेज़ॉन क्यों बन गया, क्योंकि ई कॉमर्स बूम कर गया, ई कॉमर्स बहुत ही आगे निकल गया। उसी तरीके से जूम, ठीक है ना, जूम क्या हो गया, ये टेक से रिलेटेड था तो टेक वाला चीज़ बढ़ गया। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो कि अलग अलग रिकवरी फेज से होता है। तो हम लोग 4-5 रिकवरी पढ़ लिए, कौन कौन सा रिकवरी पढ़ लिए, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, जूम हो गया ना, अच्छा ये तो था विनर। अगर लूज़र देखा जाए तो लूज़र अगर देखा जाए तो एयरलाइंस, ठीक है, फिर होटल्स, ये सब क्या हो गया, लूज़र में हो गया, ठीक। चलो भाई, हम लोग अब क्या क्या पढ़ लिए, थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। हम लोग पढ़े वी रिकवरी, ठीक है ना, जिसमें जो रिकवरी था वो बहुत ही फास्ट था, ठीक, और इम्पैक्ट जो था ना वो लो था, और रिस्क था लो था, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, ये है हमारा रिकवरी, रिकवरी हो गया, ये इम्पैक्ट हो गया, और ये रिस्क हो गया, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, छोटा में बना दे रहे हैं। यू अगर लिखते हैं तो ये होता है स्लो रिकवरी होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, मीडियम इम्पैक्ट होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। और यहाँ पर हाई क्या हो जाएगा, हाई रिस्क हो जाता है। डब्लू क्या हो गया भाई, तो ये होता है काफ़ी वोलाटाइल, ऊपर नीचे होते रहेगा तो वोलाटाइल हो गया। इसमें जो ये होगा हाई होगा, बोले तो इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, और ये हमारा रिस्क जो होगा वो भी हाई हो जाएगा। अच्छा, रिस्क यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, यहाँ पर मीडियम होना चाहिए था, यहाँ मीडियम होगा, ठीक। चलो भाई, डब्लू हो गया। एल का बात करते हैं तो यहाँ पर हो गया नन, यहाँ पर कोई भी टाइप का रिकवरी नहीं होता है। ये हो गया एक्सट्रीम इम्पैक्ट डालता है, एक्सट्रीम, एक सेकेंड, यहाँ एक्सट्रीम इम्पैक्ट डालता है, और रिस्क जो होता है ना वेरी हाई, ठीक है। और अगर के रिकवरी में देखा जाए तो ये मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड होता है, और ये यहाँ हाईएस्ट इम्पैक्ट, और ये सेक्टोरल होगा, सेक्टर वाइज कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा, ये सब सारा चीज़ हो गया। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है ना, तो इंडिया का जो कोविड रिकवरी जो था स्टार्टिंग में, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है, तो स्टार्टिंग यानी कि कोविड का स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो ये जो था ना हमारा इंडिया का इकोनॉमी जो था ना वो भी शेप्ड में था, भी शेप्ड था, 2021 बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये टर्न कर गया किस में, के शेप्ड में, के शेप में टर्न कर गया। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि आईटी जो है वो तो बूम कर गया, आईटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आगे आया, बट एमएसएमई यानी कि मीडियम स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस सेक्टर जो था ना वो स्ट्रगल करने लग गया, स्ट्रगल में फंस गया, ठीक है। तो इंडिया के बेसिस पर शुरुआत में पहले वो भी शेप में था, अब वो के शेप में आ गया, कुछ चीज़ बहुत नीचे चला गया और कुछ चीज़ काफ़ी ऊपर चला गया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा का पूरा रिकवरी वगैरह समझ में आया होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिकवरी, अलग अलग टाइप का फैक्टर्स, ये सब आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सेकंड वीडियो था ये, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और शेयर नहीं किए तो दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, अपने भाई बहन जिसके पास भी शेयर कर सकते हो सबको पास शेयर कर दो, ठीक है। क्योंकि इसमें मतलब एक तरीके से आपको ना क्लास वाला कंटेंट जो होता है ना एक एक करके समझाया जा रहा है हर चीज़ को धीरे धीरे। हाँ, थोड़ा अगर स्लो लगता है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती आप स्लो में ही देखो, क्योंकि हमको समझाना होता है, हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बताते हैं, लिखते हैं, फिर बताते हैं, फिर लिखते हैं, फिर बताते हैं, ऐसे करके तो उसमें थोड़ा सा स्लो हो जाता है। आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, डोंट वरी, उसके लिए टेंशन नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के वीडियो में, इकोनॉमिक्स क्लास के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।